हाँ भाई, अपना आज का टॉपिक है डेविसन जर्मर का प्रयोग। एक्चुअली वैज्ञानिक डेविसन व जर्मर ने द्रव्य तरंग सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिए एक प्रयोग किया। बात करेंगे द्रव्य तरंग सिद्धांत क्या है। तो डे ब्रोगली का द्रव्य तरंग सिद्धांत या डे ब्रोगली की परिकल्पना थी, प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है। प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा कुछ अपन ने डी ब्रोगली की परिकल्पना में देखा या द्रव्य तरंग सिद्धांत में देखा, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है। इस चीज़ का स्पष्टीकरण करने के लिए वैज्ञानिक डेविसन व जर्मर को एक प्रयोग करते हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, अपने प्रयोग में कोई कण लेते हैं और उस कण को यह प्रूफ कर देते हैं कि यह कण एक तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। भाई, कण का गुण कुछ अलग होना चाहिए, तरंग का गुण कुछ अलग होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली अपने प्रयोग में कोई कण लेते हैं, इन्होंने अपने प्रयोग में कोई कण, इट मीन कोई इलेक्ट्रॉन लिया, उस इलेक्ट्रॉन का व्यवहार तरंग के समान कर दिया। तरंग के समान व्यवहार करने का मतलब क्या कर दिया, इन्होंने अपने प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का विवर्तन कर दिया। विवर्तन तरंगों का गुण है, क्योंकि प्रकाश की द्वैत प्रकृति में अपन ने पढ़ा है प्रकाश के कुछ गुण, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इन सारे गुणों की व्याख्या प्रकाश को क्या मानकर करते हैं, तरंग मानकर। इसका मतलब विवर्तन किसका, तरंगों का गुण है। जबकि कुछ अन्य गुण प्रकाश के होते हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, जीमान प्रभाव। इन सारे प्रभावों की व्याख्या प्रकाश को कण मानकर करते हैं ये। लेकिन इस प्रयोग में वैज्ञानिक डेविसन व जर्मर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन का विवर्तन संभव कराएंगे। ये यदि अपने प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का विवर्तन कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कण का विवर्तन हो गया। ये कण है वो एक तरंग के रूप में गति कर रहा है, यही बात होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तव में कोई गतिशील कण है वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक, चलो देखते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन गन ली, पहले सबसे पहले क्या ली, इलेक्ट्रॉन गन ली। ठीक, इलेक्ट्रॉन गन क्या है देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन ली इन्होंने। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर कोई टंगस्टन का एलिमेंट तंतु लगा दिया, ठीक, जिसे किसी डीसी स्रोत से जोड़ दिया, किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। जब इस टंगस्टन के तंतु पर, इस एलिमेंट पर अपन उच्च वोल्टता आरोपित करेंगे तो यहाँ उच्च ताप उत्पन्न होगा और उच्च ताप के कारण इलेक्ट्रॉन का तापायनिक उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यह इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जाएंगे उत्सर्जित होकर। लेकिन जब यह इलेक्ट्रॉन एक पतले किरण पुंज के रूप में जाए तो यहाँ अपन दो डायाफ्राम लगा देंगे, दो प्लेट लगा देंगे। ये दो प्लेट हैं वो आपके पास में टंगस्टन या जिंक की प्लेट हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलेंगे। अरे यार, ये दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी अति अल्प है, अल्प दूरी है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सीधा सीधा एक बीम के रूप में चला जाएगा। बीम का मतलब इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एक ही कतार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पतले किरण पुंज के रूप में जाएंगे। ठीक, ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन गन का काम हो गया, इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक, दूसरा प्रोसेस है इसके, दूसरा उपकरण की प्रायोगिक व्यवस्था का दूसरा भाग है निकेल क्रिस्टल, Ni क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल। यहाँ डेविसन व जर्मर ने अपने प्रयोग में निकेल का क्रिस्टल लिया। निकेल के क्रिस्टल के जो अणु और परमाणु हैं, या निकेल के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के मध्य की दूरी होती है अपने पास 0.91 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है ना। चलो अब देखो तीसरा इस प्रयोग में और क्या था, एक संसूचक लिया गया। तीसरा क्या है, तीसरा मुख्य लास्ट भाग प्रयोग का संसूचक है, संसूचक है। ठीक, संसूचक में क्या है, एक पैमाना है, इस पैमाने का मैं अंशांकन कर देता हूं। ठीक, अंशांकन कर दिया। यहां आपके पास में कोई पात्र है, इस पात्र में कोई गैस भरी हुई है। इस जो गैस भरी हुई है वो कैसी गैस है, आपके पास अक्रिय गैस भरी हुई है। ठीक, अक्रिय, परस्पर क्रिया नहीं करती। इस गैस के पात्र को इलेक्ट्रोमीटर से जोड़ दिया, इलेक्ट्रोमीटर से जोड़ दिया इसको। ठीक, इसके बाद में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर क्या काम करेगा, ये जो आपका इलेक्ट्रोमीटर है यह जानकारी प्रोवाइड कराएगा कि इसमें ओके इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं या नहीं। इसका मतलब इस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है नहीं हो रहा। ये इस इलेक्ट्रॉन जो भी जाएंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। ग्राउंडेड कर देता हूं, GND, भू संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। ठीक, आप देखो यहां से आपका कोई इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आके ऐसे ऐसे गया होगा। एक्चुअली ये आपके पास में आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है और इधर जा रहा होगा वो कौन सा है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज। ठीक, ये आपके पास में पूरी व्यवस्था है। ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है, संसूचक कहलाती है। संसूचक आपको यह जानकारी देगा कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो रहा है या नहीं। विवर्तित इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ये कितना कोण बना के जा रहा है, इस कोण का मान आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना। चलो कैसे कराएगा, आप इसकी वर्किंग देखो। जैसे मैं यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का तापायनिक उत्सर्जन होगा, उच्च ताप के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। यह इलेक्ट्रॉन पतले किरण पुंज के रूप में कहाँ जाकर आपतित होंगे, Ni क्रिस्टल पर, निकल क्रिस्टल पर जाके आपतित होंगे ये इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल पर आकर आपतित होगा, उच्च वेग से आ रहा है। अगर वास्तव में यह कण है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, तो इसको तोड़ के आगे चला जाए या इसको इससे टकराएगा, टकरा के सीधा नीचे जाएगा अगर कोई कण है तो। लेकिन इसमें मुझे प्रूफ करना है, वैज्ञानिक डेविसन जर्मर को प्रूफ करना है कि भाई ये कण नहीं है, ये क्या है, तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब ये ऐसे जाके ऐसे ना जाके सीधा गिरेगा, ना ऐसे जाएगा, बल्कि इसका विवर्तन होगा। मतलब इससे टकराकर किसी कोण से ऐसे जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही गया। इस प्रयोग में ये जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करेंगे, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता चेंज होगी, और जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करेंगे वैसे वैसे आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता चेंज होगी, और जैसे जैसे आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता चेंज होगी वैसे वैसे विवर्तित इलेक्ट्रॉन का जो विवर्तन कोण है, वो विवर्तन कोण का मान भी आपका क्या होगा बेटा, चेंज होगा। कोई बात नहीं। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दिखाई तो देता नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। इसके लिए अपन ने संसूचक लगाया था। संसूचक क्या जुगाड़ था, आप सोचो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मेरे पास जो ये आयनन कोष्ठ है, ये कोष्ठ है जिसमें इसको बोलते हैं आयनन कोष्ठ। जैसे ही अपन इसको यहां लेके आएंगे, ये पूरा ये आयनन कोष्ठ है, इसके ऊपर रोटेट हो सकता है। जैसे ही आयनन कोष्ठ को मैं यहां लेके आऊंगा कोई समस्या नहीं, यहां लेके आऊंगा, यहां लेके आऊंगा। जैसे ही जिस स्थान पर लेके आऊंगा, आप सोचो मैं यहां लेके आया, इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है,
उस वाली कंडीशन में जैसे इलेक्ट्रॉन आयनन पोस्ट पर आकर गैस अक्रिय गैस में आके मिलेगा, इससे टकराएगा तो यहाँ गैस का आयनन कर देगा, गैस में आयन उत्पन्न कर देगा। और जैसे ही गैस में आयन उत्पन्न होंगे इसका मतलब धनायन और ऋणायन होंगे, वो आवेश आपका इस परिपथ में गति करता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा। आवेश यदि इसमें गति कर रहा है तो इलेक्ट्रोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन उत्पन्न होगा। इट मीन अगर गैस का आयनन होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, और गैस का आयनन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तुम अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो मैं इसको पूरे को यहाँ रोटेट करूंगा तो इसको यहाँ ले जाने पर इसका आयनन होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, है ना। जैसे डिफ्लेक्शन आएगा मुझे मालूम पड़ जाएगा कि यार वास्तव में यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। भाई विवर्तन प्रॉब्लम आती है, विवर्तन क्या है? विवर्तन तरंगों का गुण है प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना, प्रकाश का अपने पथ से डिस्टर्ब होना, विचलित होना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। वहां विवर्तन वाले कंडीशन में जो प्रकाश है उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन जैसे गया ऐसे जा रहा है, वेग फिर भी इक्वल है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन है। अगर एक कण की तरह कार्य करता, इससे टकरा के ऐसे जाता तो इसका वेग चेंज हो जाता। याद रखना है ये बात, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रयोग में देखा उन्होंने अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करने पर आपके विवर्तन कोण के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, कोई समस्या नहीं। चलो भाई अब देखो उन्होंने इस प्रयोग में देखा कि जब आप आरोपित वोल्टा का मान कितना लेते हैं, 54 वोल्टेज लेते हैं। जब आप आरोपित वोल्टा का मान 54 लेते हैं तब आपके पास में यहाँ विवर्तन कोण अल्फा का मान कितना मिलता है, 50 डिग्री या मैक्सिमम मान मिलता है। कोई बात नहीं, इन्होंने अपने प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो रहा है, मतलब किसी कण का विवर्तन हो रहा है, मतलब डी ब्रोगली की परिकल्पना का स्पष्टीकरण कर दिया या द्रव्य तरंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण कर दिया। लेकिन अब इनसे बोला गया कि भाई यदि आपका ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तरंग के रूप में जा रहा है, तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या है। तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इन्होंने सबसे पहले डी ब्रोगली, किन्होंने, डेविसन जर्मर ने, इन्होंने सबसे पहले डी ब्रोगली की परिकल्पना लगाई, जिस परिकल्पना में अपन ने पढ़ा है द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य, और इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य आपने देखी थी 12.27 अपॉन √2v एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा ई का मान आया 12.27 अपॉन √54। आप मान सॉल्व करेंगे तो ये मान मिलेगा आपका लगभग में 1.669 एंगस्ट्रॉम। इट मीन लैम्बडा ई बराबर लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये किसके द्वारा मिला आपको, यह द्रव्य कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य निकाली तो इतनी वेवलेंथ प्राप्त हुई। लेकिन अपन अब कोई दूसरा स्टेटमेंट लेंगे, दूसरा कोई ब्रैग नाम का वैज्ञानिक था, उसने विवर्तन के लिए कोई स्टेटमेंट दिया था। जो स्टेटमेंट दिया था उसने बोला था ब्रैग समीकरण। क्या दिया था, ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण आप अगली इस 12th कक्षा में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ब्रैग समीकरण आपने वहां मिलता है d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्बडा। आप देखो d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्बडा, एन विवर्तन की कोटि एन का मान 1 आ गया, तो लैम्बडा बराबर क्या मान मिल गया, d इंटू साइन थीटा। यहाँ d का मान आपका कितना होता है, d क्या होता है, जिस पदार्थ, जिससे अवरोधक से, जिस पदार्थ से आपका कोई कण है या कोई प्रकाश की किरण है वो टकरा रही है तो उसके अणुओं या परमाणुओं के मध्य की दूरी, वो दूरी कितनी है आपकी 0.91 एंगस्ट्रॉम, यही है। अब आपके पास में d sin थीटा चाहिए। थीटा क्या है, थीटा आपके पास में विवर्तन के पश्चात ये वाला कोण है। मैं मान लेता हूँ इधर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी यहाँ कितना होगा, थीटा होगा। आप देखो ये पूरा कोण कितना आएगा आपके पास 180। तो आप देखो थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा बराबर 180। इट मीन अगर 2 थीटा बराबर देखो तो 180 माइनस अल्फा मतलब 180 माइनस 50 मतलब 130, मतलब थीटा का मान कितना आ गया 130/2।
कितना मान मिलेगा, 6 दूनी 12 15, 65 डिग्री। तो यहाँ अपन मान रखेंगे थीटा का मान 65 डिग्री। आप देखो लैम्डा ई बराबर 0.91 गुणा साइन 65, 0.91 गुणा साइन 65 का मान समथिंग होता है 0.90। आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा ई का मान मिलता है आपको, कितना मान मिलेगा बेटा, ये मान मिलता है आपको लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम। आपने पहले देखा कि जो आपको लैम्डा का मान मिल रहा है वो लैम्डा का मान कितना था, लैम्डा ई बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम, और आपने ब्रैग समीकरण लागू किया तो लैम्डा का मान कितना मिला, 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये वाली वैल्यू आपस में क्या है, लगभग बराबर है। ये तो है, ये तो भाई ब्रैग के अनुसार है। ये डी ब्रोगली की परिकल्पना यूज की है, तब उस परिकल्पना से द्रव्य कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले से अपन निकाला है। तो दोनों मान आपस में लगभग बराबर है, और दोनों मान आपस में लगभग बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आपको प्राप्त हो रही है, रियल वेवलेंथ प्राप्त हो रही है, तो वास्तव में इस इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होगा तो इसमें डेविसन और जर्मर का प्रयोग क्या हो गया, सफल होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ बात करूँगा डेविसन व जर्मर के प्रयोग का उद्देश्य क्या था। इनके प्रयोग का उद्देश्य यह था कि द्रव्य कण से संबद्ध कोई तरंग होती है, इसका स्पष्टीकरण करना, या द्रव्य तरंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण करना, और यह इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करने में सफल हुए। आपका अध्याय समाप्त। धन्यवाद।